हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा भाग 4 संविधान में है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्धारण तत्व। तो दोस्तों, पढ़ाने से पहले शुरू करते हैं। आपको एक बात बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल को जितना जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को हम अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकेंगे, अच्छे से पढ़ा सकेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, चलते हैं राज्य के नीति निर्धारण तत्व। तो देखो, जो राज्य के नीति निर्धारण तत्व है वो लिए कहाँ से गए हैं, सबसे पहला या कहाँ से आए, किस। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें वर्णित जो अनुदेश प्रपत्र था को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है 1935 के अनुसार। अगला है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व को तैयार किसने किया था। तो तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा इसे तैयार किया गया था। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता कहा है। किसने कहा है? अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद की तरफ। तो अनुच्छेद 36 से 51 में हमारे नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 36 में वर्णित है राज्य की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 36 के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर विशिष्ट का लागू होना किया गया है। अगला चलते हैं अनुच्छेद 38 की तरफ राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें क्या है, जो राज्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या कहा गया है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। इसमें कहा गया है जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। किसमें? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। अगला है अनुच्छेद 39 का। इसमें क्या कहा गया है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध। मतलब हर एक व्यक्ति को समान न्याय, मतलब सभी को एक समान न्याय की व्यवस्था की गई है। और निःशुल्क विधिक सहायता, आप निःशुल्क विधि मतलब कानून की सहायता ले सकते हैं। इससे अनुच्छेद 39 के काम में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध कराया गया है। अगला है अनुच्छेद 40। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनका अनुच्छेद 40 के अनुसार गठन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 41 में क्या वर्णित है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। इसका मतलब बेरोजगारी, शिक्षा, काम के दशा में लोक सहायता, मतलब लोक सहायता मतलब उसकी सहायता की जाएगी। शिक्षा, बेरोजगारी और काम के क्षेत्र में उसकी सहायता करना, लोक सहायता, कुछ दशाओं में उसकी सहायता के लिए उपबंध किया गया है। अगला है अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब इसमें कहा गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में जो प्रसूति होती है
उसके तहत उपबंध किया गया है, उसको न्याय के लिए न्याय संगत उपबंध किया गया है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 43। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो व्यक्ति कहीं पे भी काम करते हैं उनके लिए मजदूरी, जो निर्वाह मजदूरी लेन देन है उसके बारे में अनुच्छेद 43 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। जो उद्योग धंधे होते हैं उसके जो प्रबंधन होते हैं उसमें जो कर्मकार मतलब काम करने वाले होते हैं उनको भाग लेने के विषय में अनुच्छेद 43 के का में वर्णित किया गया है। अगला अनुच्छेद 43 का खा, सहकारी समितियों के प्रबंधन एवं प्रचालन एवं नियंत्रण का वर्णन। जो सहकारी समितियां होती हैं राज्य सरकार की, उसके प्रबंधन और प्रचालन और नियंत्रण का वर्णन अनुच्छेद 43 के का में किया गया है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला चलते हैं आगे अनुच्छेद 44 पे। देखते हैं अनुच्छेद 44 में क्या वर्णित है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। इसमें क्या वर्णित है, जितने भी नागरिक हैं उनके लिए समान नागरिक संहिता होगी। ये ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति तत्वों में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 45 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, मतलब जो बालक हैं उनको 86वें संविधान संशोधन 2000 के तहत क्या किया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन ये। बालकों के निःशुल्क शिक्षा, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 46वां संविधान संशोधन 2000 तहत के बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। अगला है अनुच्छेद 46। इसमें एससी और एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग, तथा इसको छोड़ के भी जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं, पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान किए गए हैं। उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान, ठीक है, शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान किए गए हैं किस अनुच्छेद में, 46 में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल, जो पिछड़े हुए और हैं, एससी और एसटी को छोड़कर और भी पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए शिक्षा मतलब सरकार ने शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान किए हुए हैं। इसमें है अनुच्छेद 46 में प्रावधान का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करना। इसमें सरकार राज्य के लोगों को अपना पोषाहार और जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कहा गया है। पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना अनुच्छेद 47 में वर्णित है। अगला अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। इसमें कृषि और पशुपालन संगठन कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए, अधिक उपजाऊ बनाने के लिए, पशुपालन करने के लिए इसमें वर्णन अनुच्छेद 48 में किया गया है। वैज्ञानिक और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए और पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 48 का अनुच्छेद 48 का इसमें क्या वर्णित है, राज्य पर्यावरण सुरक्षा एवं वन्य जीवों की रक्षा। मतलब जो राज्य है उसके पर्यावरण जो है हमारे आसपास दिखाई देता है, पर्यावरण उसकी सुरक्षा करना एवं वन्य जीव, जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करना। ये नहीं करना है कि वन्य जीव दिखाई पड़े तो मार दिया, ठीक है, शिकार कर दिया, तो उनकी रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 48 में वर्णन किया गया है। अगला चलते हैं, देखते हैं
अनुच्छेद 49 इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्र की धरोहर, स्मारक, कोई भी स्मारक हो, राष्ट्र की अगर धरोहर है, स्थान, कोई भी स्थान हो राष्ट्र की धरोहर, और वस्तुएं जो धरोहर के रूप में रखी हो, तो उनका संरक्षण देना। ये नहीं करना है कि उनको नष्ट कर देना, उनका क्षरण नहीं करना है, उनको क्या करना है? संरक्षण देना। तो जो स्मारक बने हुए हैं, राष्ट्रीय स्मारक, उनका संरक्षण करना, तो वहाँ के स्थान जो है उनको साफ सफाई या संरक्षण रखना, वहाँ की जो वस्तुएं हैं उनको संरक्षण साफ सफाई से अच्छी तरह से देखभाल करना, उनका क्षरण नहीं करना, उनको नष्ट नहीं करना, वहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है। तो क्या करना है? इसमें क्या है? अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 50, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 इंपॉर्टेंट है। क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका है उससे न्यायपालिका को अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका है वो हमारी स्वतंत्र है, ठीक है, वो किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करेगी। तो क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया है या अलग कर दिया गया है। ये नहीं है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक साथ मिलकर कार्य करें, तो नहीं है, तो एक ही लाइन में, लेकिन क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है कि कार्यपालिका के दबाव में आकर न्यायपालिका कार्य नहीं करेगी, न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो इसको अलग कर दिया गया। अगला है अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय, जो अपने देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं या अंतरराष्ट्रीय जो देश हैं उनकी शांति और सुरक्षा, मतलब वहां पे हमें क्या करना है? शांति बनाए रखना है और सुरक्षा संबंधी उपबंध भी कराने हैं। तो अनुच्छेद 51 में जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं कुछ नियम और। इसके तहत कुछ और भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निर्मित विभिन्न अधिनियम। वो निर्मित कौन कौन से विभिन्न अधिनियम हमारे? पहला है योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना अनुच्छेद 38। अब क्वेश्चन ये है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना 1951 में, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इस समय योजना आयोग की स्थापना अनुच्छेद 38 किसके तहत? नीति निर्देशक तत्वों के तहत की गई। दूसरे नंबर पे है अनुच्छेद 39। 39 में क्या है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अनुच्छेद 39 का प्रभाव है। जो न्यूनतम, एक प्रकार से न्यूनतम मजदूरी रखा गया कि एक व्यक्ति को, एक मजदूर को न्यूनतम इतने रुपए दिए जाएंगे। तो वो अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1948 में, और अनुच्छेद 39 का प्रभाव, 39 के तहत इसको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अधिनियम कब बना? 1948 में। मतलब ये कहा गया कि जितने मजदूर हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए, यह तय किया गया। अगला है अनुच्छेद 40, पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 40, जो पंचायती राज का गठन था, पंचायतों का, हमारी पंचायती राज व्यवस्था कैसी है देश की? तो त्रिस्तरीय, मतलब 3 स्तर से पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो पंचायती राज को अनुच्छेद 40 में संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। अब अनुच्छेद 40 में क्या वर्णित था? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दिया गया इसके तहत। अगला चलते हैं अनुच्छेद 41। 41 में क्या किया गया देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को अनुच्छेद 41 में जोड़ा गया। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत रोजगार, गांव के जो व्यक्ति थे उनको रोजगार देने के लिए अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 में,
और किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 41 का प्रभाव ये भी है। अगला चलते हैं अनुच्छेद 42 की तरफ। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 अनुच्छेद 42। इसमें अनुच्छेद 42 में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रसूति सहायता उपवन। तो इसमें क्या है? मातृत्व लाभ। इसके तहत जो माताएं होती हैं उनके लाभ के लिए अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 1961 में। और किस अनुच्छेद में दे दिया गया? तो अनुच्छेद 42 के प्रभाव से ये भी प्रभावित हुआ। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 45 पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया 2002 के तहत। तो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया कि शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार है। किसके तहत? अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्यों? क्योंकि ये तो संविधान का क्वेश्चन है ना, लेकिन संविधान के बाद ये क्वेश्चन आपका मूल विधि में जुड़ा हुआ है। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मूल विधि का भी ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में। इसमें पर्यावरण और वन्य जीवों को संरक्षण देने की बात कही गई। अगला है अनुच्छेद 50। अभी हमने पढ़ाया है न्यायपालिका से कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। तो इसमें क्या है? लोक सेवाओं, जो लोक सेवाएं होती हैं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। वहां पे जो कार्यपालिका कार्य करती है उससे भी हम न्यायपालिका का पृथक्करण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समझ में आए? आगे चलते हैं। इसके हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनका वर्गीकरण कितने रूप में किया गया? तो सबसे पहला यही है, नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकरण कितने तरह से किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। कितनी तरह से किया गया है? 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन है? पहला हमारा है समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत। और दूसरा है उदारवादी सिद्धांत। तीसरे नंबर पे आता है गांधीवादी सिद्धांत। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। जो समाजवादी सिद्धांत है इसमें कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं, उदारवादी में कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं और गांधीवादी सिद्धांत में भी कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो तीनों सिद्धांतों के अंतर्गत बताए गए। तो देखते हैं, पहला है समाजवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 38 है, जो 38 का ये समाजवादी सिद्धांत में वर्णित है, मतलब ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा 38 का खा, ये भी हमारा समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 38 गा, ये भी सिद्धांत समाजवादी। 38 घा या 39 का का, यहाँ पे चेंज हो गया। 38 के जो का वर्ग के 5 अक्षर हैं वो क्या आते हैं? समाजवादी सिद्धांत में। अब इसके बाद 39 का जो है ये भी कहाँ आता है? हमारा समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी मतलब ये समाजवादी सिद्धांत है। अगला अनुच्छेद 42, ये भी किसमें आया? हमारा समाजवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 43 का ये किसमें आता है? हमारा समाजवादी सिद्धांत। तो दोस्तों समाजवादी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा 38 का खा गा घा या, और 39 का है, और 42 अनुच्छेद 43 ये किसमें है? हमारे समाजवादी सिद्धांत। अगला सेकंड नंबर देखते हैं उदारवादी सिद्धांत। तो दोस्तों
दोस्तों उदारवादी सिद्धांत जो है इसमें कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं देखते हैं। पहला हमारा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 को उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है हमारा अनुच्छेद 45, इसको भी उदारवादी सिद्धांत में रखा गया है। अनुच्छेद 48 उदारवादी सिद्धांत, अनुच्छेद 48 का ये भी हमारा है उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, अगला देखते हैं 49। जो 49 है ये कहां पे है? उदारवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 50 और 51 ये कहां पे है? ये भी हमारे उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखे गए हैं। देखो जो न्यायपालिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण 50 है वो हमारा उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। तो उदारवादी अगर क्वेश्चन आ जाए उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 44, 45, 48, अनुच्छेद 48 का अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 ये हमारे उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा गांधीवादी सिद्धांत। गांधी को तो आप लोग जानते ही होंगे, गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत को रखा गया है जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन था। फिर अनुच्छेद 43 का खा, 46, 47 और अनुच्छेद 48 ये जो अनुच्छेद है पूरे ये हमारे गांधीवादी सिद्धांत में रखे गए हैं। तो देखो अनुच्छेद 1 ये हमारा 48 और हमारा एक ये अनुच्छेद 48। जो अनुच्छेद 48 है ये उदारवादी और गांधीवादी दोनों सिद्धांतों में रखा गया है। ठीक है, तो समझ में आया समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत ये हमारे अनुच्छेद हैं। और हमने आपको अभी नीति तत्वों के अनुच्छेद पूरे बता दिए हैं कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। ठीक है, अगला चलते हैं, हमारे तीनों सिद्धांत हो गए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर रखने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अब काम पे रखता है तो क्या होगा? उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे रखता है तो उसको 2 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए से दंडित किया जाएगा। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर रखना नहीं है। काम पे रखने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर कोई भी लड़का या बालक 14 वर्ष से कम है तो उसको काम पे आप नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको 2 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, या होगा। अगला है बच्चे स्कूल के बाद, जो 14 वर्ष के बच्चे हैं नीचे, वो स्कूल के बाद केवल 3 घंटे पारिवारिक उद्यमों के कार्य कर सकते हैं। कब? स्कूल के बाद। यहाँ लिखा स्कूल के बाद, मतलब स्कूल के बाद वो सिर्फ 3 घंटे परिवार के अपने कामों में भाग ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? परंतु प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक परिवार के किसी भी काम में भाग नहीं लेगा। वो बच्चा क्या होगा? सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक परिवार के किसी काम में भाग नहीं लेगा। ये किसमें? नीति तत्व में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कौन से? नीति निर्देशक तत्व जो भारत में वर्णित हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो देखो एक दिन हम आपको अगले जो क्लास होगी उसमें हम आपको सारे देश लिखा देंगे और उससे जो जो लिया गया है, कौन से देश से क्या लिया गया है, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों। अगला है बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016।
देखो जो बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना है ये 2016 में एक संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? इसमें जो उन बंधुआ मजदूरों को जो वित्तीय सहायता राशि दी जाती थी 20,000 रुपए, जो बंधुआ मजदूर होते थे उनको क्या किया जाता था, वित्तीय राशि 20,000 रुपए दी जाती थी। लेकिन उसको क्या किया गया, इसमें संशोधन का हुआ 2016 में, तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1 लाख रुपए कर दिया गया। याद रखना, जो वित्तीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 में जो लागू हुई, उस संशोधन किया गया इसमें योजना में, तो इसमें क्या किया गया, जो 20,000 रुपए राशि थी उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद और वार्षिक बजट, जो बंधुआ मजदूर का वार्षिक बजट 5 करोड़ था उसको बढ़ाकर 47 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 के अंतर्गत 20,000 रुपए को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया और वार्षिक बजट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए कर दिया गया। और ये हमने आपको बता दिया है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, तो आइए हम लोग आगे। यहाँ पे क्या है, बाल श्रम संशोधन, यहाँ पे क्या है, 2016 ही है, सॉरी यहाँ पे गलत नहीं है, सही है। यहाँ पे ये क्या है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में के तहत ये संशोधन किए गए। हमने आपको पहले बता दिया है कि बच्चों को 3 घंटे से अधिक पारिवारिक श्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सुबह 8 से शाम 7 बजे तक परिवार के काम में भाग नहीं ले सकते हैं। और जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको आप किसी भी उसमें फैक्ट्री या काम में नहीं लगा सकते। अगर आप लगाते हैं तो 2 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक तो हमारे समाप्त हुए। ठीक है, आगे आने के लिए हम देखते हैं अगला वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं। ठीक है, अगली क्लास हम जल्दी लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, सब्सक्राइब करें।